85% लोगों ने अगर केवल जूता निकाल लिया तो आपको इतने जूते पड़ेंगे कि आपके सारे बाल उखड़कर गिरकर चले जाएंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चीफ जस्टिस बने हैं, केजी बालाकृष्ण साहब, उनके साथ भी उनके हटने के बाद उनके दामाद पर उनके घर पर रेड की गई, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनको डिमोरलाइज किया। अब दूसरे चीफ जस्टिस जो गवाई साहब आए हैं, सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक आईपीएस आईएएस बनने पर, और आज इस समाज ने उसके साथ इतनी दुर्दशा की, उतना प्रताड़ित किया कि उसको जान गंवानी पड़ी। उस जान का जिम्मेवार कौन है? तो क्या बाबा योगी आदित्यनाथ ने लोगों को लिंचिंग करने के लिए छोड़ा हुआ है, जान से मारने के लिए छोड़ा हुआ है? आखिर हरिओम वाल्मीकि का क्या कसूर था? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया, और एक बार फिर से हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप उनको तमाम मुद्दों पर आप उन्हें बोलते हुए देखते हैं। वैसे हाल ही में जो अभी आप देखेंगे कि सीजीआई के साथ जो मिसबिहेव हुआ है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड किया, और रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ जो पूरी घटना हुई है। हरनाम जी क्या कहेंगे, देश में किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं? संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति पर जूता चलाना कैसे देखें आप इसे? देखिए, सबसे पहले जो आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि उनको अब ये समझना पड़ेगा कि देश के विशेष रूप से वंचित तबके को, कि आप लोगों के पास कोई 4-4, 5-5, 1-2 एकड़ जमीन नहीं है, और जब आपके घर में कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, कोई एमएलए एमपी नहीं है, उसके बावजूद आप अपने को सुरक्षित समझ रहे हो। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं आज आपके चैनल पर देश के चीफ जस्टिस की। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चीफ जस्टिस बने हैं, केजी बालाकृष्ण साहब, उनके साथ भी उनके हटने के बाद उनके दामाद पर उनके घर पर रेड की गई, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनको डिमोरलाइज किया। अब दूसरे चीफ जस्टिस जो गवाई साहब आए हैं, उन पर बिल्कुल सरेआम आप समझिए कि खंडपीठ की सुनवाई चल रही है। और सुनवाई भी किस चीज की, कि एक कोई टूटी हुई मूर्ति के बारे में कोई एक याचिका करता आ रहा है, और ऐसे जजेस कमेंट्स हमेशा पास करते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, इसमें जो एजेंसी है उसका काम है, उस एजेंसी को आप बातचीत करिए। उसी दौरान उन्होंने कोई उसका वाक्य कहा है, उस व्यक्ति जो कि अपने आप को वकील बताता है, मुझे तो लगता है वो मानसिक रोगी है, वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। राकेश किशोर तिवारी नाम है उसका, और उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और सबसे मजे की बात यह है कि वो व्यक्ति जहां रहता है, रिवर व्यू अपार्टमेंट मयूर विहार फेज 1 में, पूरी सोसाइटी उस व्यक्ति से तंग है। 3 साल से उसकी पूरी सोसाइटी के लगभग 100 से ज्यादा रेजिडेंट्स जो हैं उसके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हर व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट्स करता है, लोगों को तंग करता है, गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है। और मयूर विहार थाने की कान पर जू नहीं रेंगती। और उस व्यक्ति को जब इतनी खुली छूट मिली तो देखिए उसने किस तरीके से क्या किया। उसने देश के चीफ जस्टिस के साथ इतना मिसबिहेव किया। देश का चीफ जस्टिस, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं दर्शकों की, कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं सदन के नेता, तीसरे नंबर पर विपक्ष के नेता होते हैं लोकसभा के, और चौथे नंबर पर चीफ जस्टिस होते हैं। यानी देश के सर्वोच्च पदों में से जो एक पद पर है, जब वो सुरक्षित नहीं है। अभी आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में हमारे जो बिल्कुल युवा आईपीएस अफसर थे, वाई पूरन कुमार, और उनकी धर्मपत्नी भी आईएएस है, और उनके जो साले साहब हैं वो एमएलए है पंजाब में, और उनके साले साहब की जो धर्मपत्नी है वो भी आईएएस है। तो सोचिए, जिस परिवार में 3 आईएएस आईपीएस और एक एमएलए हो, वो सुरक्षित नहीं, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसको इतना घृणित तरीके से, उसको मानसिकता रूप से उसको परेशान किया गया वहां के डीजीपी के द्वारा और लोगों के द्वारा, कि उसको सुसाइड नोट लिखना पड़ा। और 4-6 पन्नों के सुसाइड नोट के बाद उसने अपनी रिवॉल्वर से गोली मार ली। सोचिए कितना व्यक्ति प्रताड़ित होगा। और वो व्यक्ति है जो कि आईपीएस टॉप क्रैक किया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इतने सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए। सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक आईपीएस आईएएस बनने पर, और आज इस समाज ने उसके साथ इतनी दुर्दशा की, उतना प्रताड़ित किया कि उसको जान गंवानी पड़ी। उस जान का जिम्मेवार कौन है? तीसरा अभी लेटेस्ट कांड हुआ, हरिओम वाल्मीकि रायबरेली में जा रहा अपनी ससुराल में अपनी पत्नी से मिलने, और रात को लोग उसको रोक रहे हैं और उसके साथ लिंचिंग कर रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों लोग उसको पीट पीट कर बुरी तरीके से ब्रूटली मार रहे हैं। उसके गर्दन पर घुटना रख दिया, उसके ऊपर कूद रहे हैं। और जब उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं राहुल गांधी अपने मरते वक्त, तो वहां लोग उपहास उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं ये राहुल गांधी की नगरी नहीं, ये बाबा की नगरी है। तो क्या बाबा योगी आदित्यनाथ ने लोगों को लिंचिंग करने के लिए छोड़ा हुआ है, जान से मारने के लिए छोड़ा हुआ है? आखिर हरिओम वाल्मीकि का क्या कसूर था? आखिर वाई पूरन कुमार का क्या कसूर था? आखिर में गणेश
वाल्मीकि जो अभी हिसार में कांड हुआ उसका क्या कसूर था। और ऐसे अनगिनत जितने हमारे साथी हैं जिनको मूंछ रखने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया जा रहा है, जिनको घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, और अब चीफ जस्टिस का मुद्दा। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इस वक्त देश में एक अघोषित इमरजेंसी है और संविधान को खतरा नहीं, महाभयंकर खतरा है। और ये खतरा ये चंद जो मनुवादी लोग हैं, चंद जो सांप्रदायिक लोग हैं और विशेष रूप से आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, ये इस तरीके का देश में गुंडागर्दी का माहौल बनाना चाहते हैं। और ये संविधान में विश्वास नहीं करते, कोई संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, किसी संवैधानिक व्यक्ति की इज्जत आबरू नहीं रखते, और ये देश में गुंडागर्दी का माहौल तैयार कर रहे हैं, देश में दंगे फसाद का माहौल तैयार कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ कहां मर गए? आज हरिओम वाल्मीकि की जान ले ली उन लोगों ने, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं भेजा? देश के अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है तब कानूनी प्रक्रिया का हवाला नहीं देते कि कानून अपनी काम करेगा, तब उसके घर पर इमीडिएट बुलडोजर भेज दिया जाता है। आज जब उसमें कुछ संलिप्त लोग जो हैं वो अगर उसमें उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं गया? मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो जिस तरह कुकृत्य हुआ और उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं गया? वो लोग क्यों छुट रहे हैं और उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? तो देश में माहौल इतना गंभीर है, देश में माहौल इतना खराब है। और इस देश में मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सांप्रदायिक दंगा करना चाहते हैं, जातीय दंगा करवाना चाहते हैं, भाषाई दंगा कराना चाहते हैं और तमाम देश को इस दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अरे भैया हिंदू राष्ट्र की आज आप बात कर रहे हो, कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करने लगेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करने लगेगा, कोई क्रिश्चियन राष्ट्र की बात करने लगेगा? क्या इस देश के संविधान ने आपको इसकी इजाजत दी है? इस देश के संविधान में केवल इस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, और धर्मनिरपेक्ष संविधान का मतलब है हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, हर भाषा बोलने वाले लोगों को यहां पर समान अधिकार है। और आपने अपने बगल में देखा ना, जो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, आज उसकी क्या हालत है? गुर्बत में जी रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान की तरह गुर्बत में रहे, गरीबी में रहे? तो ये सब लोगों को सोचने का विषय है और लामबंद होने का विषय है। और इस वक्त जो घरों में बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से इसको सुनेंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो कि क्या माहौल आप दोगे इनको। क्योंकि जिस तरीके के गुंडे लोग जो हैं, जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं डराने का, अभी ग्वालियर में चीफ जस्टिस साहब ने वहां पर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाने के लिए कहा, तो वहां कुछ चंद लोग जो है वो बाबा साहब पर आक्षेप कर रहे हैं। किसी एक क्लर्क बाबू बीएन राव को पकड़कर उठा लाए कि बीएन राव ने पता नहीं संविधान। अरे भैया, एक क्लर्क जो है, जो मुलाजिम है, क्या वो संविधान लिख सकता है? इस देश के आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। आप बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को चैलेंज कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति थे, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने प्रारूप समिति बनाई। उस प्रारूप समिति के चेयरमैन बाबा साहब थे और पूरा विश्व मानता है कि उनसे शानदार संविधान कोई नहीं लिख सकता था और उनसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी, सिंबल ऑफ नॉलेज का उन्हें अवार्ड मिला है, भारत रत्न है वो। उनकी स्टैचू, अगर भारत रत्न की स्टैचू भारत पे नहीं लगाई जा रही तो सोचिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। और दलित समाज के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और देश की 50% आधी आबादी जिन्हें बाबा साहब ने हक अधिकार दिया है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एक काला चेहरा समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से देश में माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ए.के. मिश्रा का जो ग्वालियर के एडवोकेट हैं, ए.के. मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम स्वर्णों को जो है लगातार गालियां दी जा रही हैं अम्बेडकरवादियों के माध्यम से। तो क्या लग रहा है ये? देखिए, स्वर्णों को टारगेट किया जाए, स्वर्णों को गालियां दी जा रही हैं। देखिए, कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं गाली जो है कोई व्यक्ति दे वो बिल्कुल गलत ही है, उसको कौन जायज ठहराएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान में जो संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर वहां के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस कैथ ने और तमाम बेंच ने वहां पर तय किया और कुछ वकीलों ने उन्होंने कहा कि यहां पर एक बाबा साहब की स्टैचू लगे। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की स्टैचू लगी, बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने संविधान लिखा है। अगर पहले कानून मंत्री की मूर्ति कोर्टों में नहीं लगेगी तो क्या मनु की मूर्ति लगाओगे? किसकी मूर्ति लगाओगे? ये सोचने का विषय है, ये विचार करने का विषय है। बाबा साहब कोई किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब ने इस देश को इतना शानदार संविधान दिया है। बाबा साहब और जितने अनेक महापुरुष रहे हैं, चाहे किसी कम्युनिटी के हो, किसी धर्म के हो, किसी प्रांत के हो, किसी भाषा बोलने वाले हो, सभी महापुरुष जो होते हैं वो सभी
एक विचारक होते हैं और उन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ किया होता है। और बाबा साहब ने तो इस देश में 85-90% लोगों को, जिनको हक अधिकार नहीं थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, उन 8 घंटे से ज्यादा काम करने, बेगारी करने का जो था प्रथा थी, उसको अधिकार दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, लेबर कानून लेकर आए और शानदार संविधान दिया। ऐसे बाबा साहब को तो मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं उन लोगों को कहूंगा कि अभी भी आपके पास सद्बुद्धि है तो आप उसका प्रयोग कर लीजिए। इस तरीके का देश में माहौल मत बनाइए, नहीं तो अगर देश का बहुजन उठ गया, 85% लोगों ने अगर केवल जूता निकाल लिया, तो आपको इतने जूते पड़ेंगे कि आपके सारे बाल उखड़कर गिरकर चले जाएंगे।